नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। हरियाणा विधानसभा चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया। गुटेरेस का इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा। इजरायली सेना के हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 8 सैनिकों की मौत। जो बाइडेन का ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले का विरोध। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने बताया कि राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटल कार्ड के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। करीमनगर ग्रामीण मंडल के ताहिर कोंडा में फैमिली डिजिटल कार्ड प्रोग्राम के लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य वन स्टेट वन कोड के तहत सभी घरों का सर्वेक्षण करना है। मंत्री ने ये भी बताया कि महिलाएं अब परिवार की मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगी और किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी जल्द हल किया जाएगा। सप्लाई समस्या पेमेंट ओल्ड ड्यू अड़ुतुन्नारम्मा చెప్పుకుంటే ఇబ్బంది అయితే చెప్పకపోతున్నాం ఇంకో ఇబ్బంది అవుతుంది। ఓల్డ్ డ్యూస్ రాష్ట్రంలో మేయర్ గారు కూడా తెలుసు। ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే తెలంగాణలో మొన్న ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే సందర్భంగా అనేక సందర్భాల్లో కూర్చొని రివ్యూ చేస్తుంటే బిల్లులై ఎంబీఐ చెక్ ఇష్యూ అయి ట్రెజరీ ద్వారా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బిల్లులు 40,000 కోట్లు। ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ కూడా పార్టీలు ఏవైనా చేప పిల్లలకు సంబంధించిన పంపిణీ లోపల మత్స్య కార్మికులకు అండగా ఉండండి। ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 29,000 చెరువుల్లో 5 లక్షల కుటుంబాలు ఇప్పటికే లైసెన్స్ పొంది ఈ వృత్తి ద్వారా జీవన ఉపాధి కొనసాగిస్తున్న వాళ్ళందరికీ अंडा उंडे बाध्यता तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में विशेष रूप से मंचिरियाल शहर के बाजार क्षेत्र में अनधिकृत इमारतों के खिलाफ एक विध्वंस अभियान चलाया गया। नगर पालिका ने भारी पुलिस की उपस्थिति के साथ यह कार्रवाई की क्योंकि दुकानों ने अनुमति से अधिक निर्माण कर लिया है, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अधिकारियों का उद्देश्य क्षेत्र में सड़क की स्थिति में सुधार करना है। तेलुगु फिल्म अभिनेता जूनियर एनटीआर ने अभिनेत्री समांता को लेकर तेलंगाना की महिला मंत्री कोंडा श्रीरेखा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अनुरोध किया है कि वह एक दूसरे के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां और आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें। जूनियर एनटीआर ने कहा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन किसी के सम्मान को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की है, ये कहते हुए कि ये हमारे सामाजिक मानदंडों के खिलाफ है और इससे नई पीढ़ियों में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह एक पति, पिता और भाई के रूप में बोल रहे थे क्योंकि इस घटना ने उन्हें गहराई से आहत किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गतिविधियों के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव के समय तरह तरह के वादे कर रहे हैं, जबकि पिछले 10 सालों में सत्ता में रहकर उसने कुछ नहीं किया। खड़गे ने डबल इंजन सरकार को विफल करार देते हुए कहा है कि हरियाणा के लोग अपने जन विरोधी गतिविधियों के कारण बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस को वापस लाने में प्रतिबद्ध है। ये भी कांग्रेस की देन है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं की और बोलती है कि हमने जैसा कि देश को आज़ादी 2014 में मिली ऐसी बात करते हैं। उनको यह मालूम नहीं आज़ादी गांधी जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाया,
ये सभी लोग जेल में जाकर हमारे लिए अपने खुशियों को बांट दिए थे, लेकिन आज जो परसों हुकूमत में आए हैं वो क्रेडिट लेते हैं, सब कुछ हमने किया। कहीं भी पूछो किसको, यहाँ एक बात है कि ये नहीं बोलते कि हमने रेल बनाया, रोड बनाया, पोर्ट बनाया। जो कुछ हमने बनाया उसका क्रेडिट तो वो ले लेते हैं, और सब चीज़ों पे उन्होंने जीएसटी तो लगाई, आपके फर्टिलाइजर पे, आपके ट्रैक्टर पे, आपके पेस्टिसाइड पे, सब पे जीएसटी लगाई। पहले तो बोलते थे किसानों की हम हिफाजत करेंगे, किसानों के लिए हम हैं। कांग्रेस देश को बर्बाद किया ताकि बाकरा नानगल इन्हों ही बंधा है। इनके जमाने में ही वो मोदी साहब ही आकर खड़े होकर बांधे, खट्टर साहब भी वो खड़े होकर बिजली तैयार किए। अरे आप लोग जब पैदा नहीं हुए उस वक्त हरियाणा के लिए लड़ने वाले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने फाउंडेशन डाला, इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अपना काम किया। और आपको मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर बनाए। इधर में एम्स, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाया तो वो कांग्रेस ने बनाया। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी, इन संस्थाओं को, यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने बनाया। लेकिन कुछ न बनाते हुए भी क्रेडिट लेने वाले बीजेपी के लोग हैं। और 9 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ है, अब 10 साल बोलिए। 10 साल में आपका कौन सा ऐसा काम है लोगों को दिखाने लायक, आप बोलिए। हम 10 साल या 55 साल में जो कुछ देश के लिए किया वो हम बता सकते हैं। देखो ये लॉ यूनिवर्सिटी है हमारी, देखो ये एम्स है हमारा, देखो ये टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा है। आपका क्या है? आपका एक ही है, ये अपना भगवा झंडा फिराना, आरएसएस का झंडे के साथ लोगों को अपना तंग और तबाह करने की काम वो करते हैं। देश को जोड़ने का काम हरियाणा ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबको लेके चलने का काम किया, आरएसएस सबको तोड़ने का काम किया। यह ऐसी भूमि है जहां पर जात पात मिटाने के लिए बहुत से संत, साधु, नेता और सामाजिक जो न्याय देने वाले लोग यहाँ पर पैदा हुए हरियाणा में। बेरोजगारी इतनी बड़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इसकी चिंता है बीजेपी को। अब बोल रही है जब हमारा 7 वायदे पक्के इरादे का ये जो हमारा मैनिफेस्टो आया,
ये मैनिफेस्टो आने के बाद अब वो बोल रहे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देते हैं। उन्होंने कहा अरे हम पहले ही बोल चुके हैं 2000 रुपए महिलाओं को हम देंगे। अगर तुम देने वाले थे तब 10 साल में क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम बोल रहे तुम उसके लिए 1 रुपए चढ़ाना, जैसा मंडी में मार्केट में ऑक्शन होता ना, ऑक्शन में क्या करते हैं लोग, किसी चीज की खरीदारी होती है तो कोई बोलता है 1000 रुपए, कोई बोलता है 2000, कोई बोलता। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले करनाल जिले की नीलाखेरी सीट पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने समर्थन की घोषणा की है। इस कदम से न केवल कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण में भी हलचल मच गया है। प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में इस गठबंधन ने चुनावी माहौल को और रोचक बना दिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा करते हुए मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में आग तेजी से भड़क रही है। गुटेरेस ने लिबनान की विनाशकारी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि ब्लू लाइन पर वर्षों से तनाव जारी है, लेकिन अक्टूबर के बाद से गोलीबारी का दायरा गहरा और तीव्रता में वृद्धि हुई है। उनका बयान क्षेत्र में जारी तनाव के गंभीर पहलुओं को उजागर करता है। Since then, things have gone from bad to much, much worse. As I told the Council last week, the Blue Line has seen tensions for years. But since October, exchanges of fire have expanded in scope, depth, and intensity. I stated that almost daily exchanges of fire by Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon and the Israel Defense Forces are in repeated violation of Security Council Resolution 1701. I emphasize that the daily use of weapons by non-state armed groups is in violation of Security Council Resolutions 1559 and 1701. And I stressed that Lebanese sovereignty and territorial integrity must be respected, and the Lebanese state must have full control of weapons throughout Lebanon. Madam President, in the few short days since then, we have seen a dramatic escalation, so dramatic that I wonder what remains of the framework this Council established with Resolution 1701. Israel forces have conducted relentless airstrikes across Lebanon, including Beirut. The United States and France, with the support of several other countries, have proposed a temporary ceasefire allowing for the restart of negotiations. Israel refused that proposal and stepped up its strikes, including bombing the Hezbollah headquarters where its leader was killed. And Hezbollah has continued rocket and missile attacks on Israel. And yesterday, the Israel Defense Forces conducted what it stated were limited incursions into southern Lebanon. UNIFIL peacekeepers remain in position, and the UN flag continues to fly despite Israel's request to relocate. I reiterate our deep appreciation to the military and civilian members of our UN peacekeeping force, UNIFIL, and to troop contributing countries. The safety and security of all UN personnel must be ensured. Madam President, civilians are paying a terrible price, which I utterly condemn. Since last October, more than 1,700 people have been killed in Lebanon, including over 100 children and 194 women.
over 346,000 people are confirmed to have been displaced from their homes, and government estimates put this number as high as 1 million. Another 128,000 people, both Syrian and Lebanese, have crossed into Syria. The UN has mobilized all its capacities to provide urgent humanitarian aid in Lebanon, and I ask the international community to fully fund our appeal. Since October 8th, Hezbollah attacks on Israel have killed 49 people, with over 60,000 people displaced from their homes. It is absolutely essential to avoid an all-out war in Lebanon, which would have profound and devastating consequences. Madam President, yesterday Iran launched approximately 200 ballistic missiles towards Israel. It stated it was in response to the killings of Hassan Nasrallah and the Islamic Revolutionary Guard's Corps Commander Abbas Nilforushan last week, as well as that of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran in July. Millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. One person was killed from the Iranian strikes, a Palestinian in the occupied West Bank. As I did in relation to the Iranian attack in April, and as should have been obvious yesterday in the context of the condemnation I expressed, I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel. And these attacks, paradoxically, do nothing to support the cause of the Palestinian people or reduce their suffering. Almost 1 year has passed since the atrocious 7 October acts of terror by Hamas and the taking of hostages. And since last October, Israel has conducted in Gaza the most deadly and destructive military campaign in my years as Secretary General. The suffering endured by the Palestinian people in Gaza is beyond imagination. At the same time, the situation in the occupied West Bank, including East Jerusalem, continues to deteriorate with Israeli military operations, construction of settlements, evictions, land grabs, and intensification of settler attacks, progressively undermining any possibility of a two-state solution. And simultaneously, armed Palestinian groups have also used violence. Hamas has continued to launch rockets, and just yesterday, 7 Israelis were killed in a terror attack in Jaffa. Madam President, the events of the past week, the past months, and indeed nearly the past year make it clear. It's high time for an immediate ceasefire in Gaza, with the immediate and unconditional release of all hostages, the effective delivery of humanitarian aid to Palestinians in Gaza, and irreversible progress to a two-state solution. It's high time for a cessation of hostilities in Lebanon, re-election towards full implementation of Security Council resolutions 1559 and 1701, paving the इजरायली सेना ने दक्षिणी लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के दौरान 8 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने अपने ट्विटर बयान में बताया है कि मृतकों में 3 कैप्टन भी शामिल हैं। अरब मीडिया के अनुसार बुधवार को इजरायली सेना ने लिबनान में घुसने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच झड़प हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं और साथ ही ईरान पर अधिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से चर्चा करेंगे। यह जानकारी तब आई जब इजरायली अधिकारियों ने बुधवार को ईरानी लक्ष्यों को एक संभावित सूची का संकेत दिया, जो मंगलवार को तेहरान द्वारा शुरू किए गए हमले के लिए एक महत्वपूर्ण इजरायली प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान में रणनीतिक स्थलों पर हमला कर सकता है, जिसमें ईरानी तेल और परमाणु सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। Yes, look, I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to etc. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously Iran has gone way it's way off court. We're going to put together a joint statement. Hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. Sir, do you support an attack on Iran's nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. आखिर में हेडलाइंस फिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया। गुटेरेस का इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा। इजरायली सेना के हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 8 सैनिकों की मौत। जो बाइडेन का ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले का विरोध। 1TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।